गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल प्ले विद मैथ बाय सुखविंदर सिंह में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, आप 3D से रिलेटेड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हो। लास्ट लेक्चर में 2 क्वेश्चन करवाए गए थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे आपके पास, और मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि वहीं से एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। आज फिर एक बार आप उसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, उन दोनों की तो प्रैक्टिस करोगे, एक और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने आज। तो आइए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 11.2 की क्वेश्चन नंबर 13। ऐसा क्वेश्चन लास्ट टाइम भी आपने डिस्कस किया था। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है। देखो ये क्वेश्चन 99% श्योर है कि एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा आपका, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का 5 नंबर का फाइनल एग्जाम में, और अभी जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उसके अंदर भी आपको दिखाई देगा ये 5 नंबर का क्वेश्चन। प्री बोर्ड एग्जाम से आपको थोड़ी सी झलकियां दिख जाएंगी आपकी फाइनल एग्जाम की, तो आपने अच्छी प्रकार से तैयारी रखनी है प्री बोर्ड एग्जाम की। तो आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, इसकी काफी अच्छी प्रैक्टिस करोगे। 3-4 क्वेश्चन आज भी आप पढ़ोगे क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छी प्रकार का आप अटेम्प्ट कर सकोगे क्वेश्चन को। तो फॉर्मूला क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का? 2 लाइंस की अगर आपको इक्वेशन दे रखी है, सपोज करो फर्स्ट लाइन का पासिंग पॉइंट है A1, पैरेलल वेक्टर है B1, दूसरी लाइन का पासिंग पॉइंट है A2, पैरेलल वेक्टर है B2। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला ये है आपके पास, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, इसका मैग्नीट्यूड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। तो जब भी आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो कोशिश करो जो लाइन की इक्वेशन है उसको आपने किस फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में। अब जैसे लास्ट क्वेश्चन था 12th क्वेश्चन, वहां पे तो इसने पहले से ही वेक्टर फॉर्म में दे रखा था, कोई दिक्कत नहीं। अब 13th क्वेश्चन में क्या कर दिया इसने, थोड़ा सा कार्टेशियन फॉर्म में दे दिया और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ ली। तो आप क्या करोगे, एक स्टेप लगा के ना पहले इस कार्टेशियन फॉर्म को पहले वेक्टर फॉर्म में लिखोगे और उसके बाद जो आपने काम किया था वो काम आपने करना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन बन जाएगा। तो सबसे पहले आप इसको क्या लिखोगे, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे। अब वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए इसको थोड़ा सा पहले प्रॉपर कार्टेशियन फॉर्म में लिखो। प्रॉपर का मतलब है यहाँ पे माइनस दिखाई देना चाहिए। कार्टेशियन फॉर्म थी x माइनस x1, ये थी लाइन की कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म x माइनस x1 बाय a, y माइनस y1 बाय b, z माइनस z1 बाय c। 2 चीजें इंपॉर्टेंट बताई थी कार्टेशियन फॉर्म की, एक तो यहाँ पे माइनस दिखना चाहिए, दूसरा x y z के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, 1। अब एक चीज तो ठीक है, x y z के कोफिशिएंट हर जगह 1 है, बस अब आपका काम क्या है, माइनस को दिखाना। आपने इसको कैसे लिखोगे, x माइनस माइनस 1, y माइनस माइनस 1 और z माइनस माइनस 1। अब ये बन गया आपके पास प्रॉपर कार्टेशियन फॉर्म। तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे। पासिंग पॉइंट क्या है इसका, -1 -1 -1। यहाँ पे जो x1 y1 z1 है वो तो पासिंग पॉइंट होगा, और जो पैरेलल वेक्टर उसके डायरेक्शन रेशियो पे हो जाएंगे 7 - 6 1, बिल्कुल सेम यहाँ पे। तो पहले आप इसकी वेक्टर फॉर्म लिखोगे। पासिंग पॉइंट क्या है, -1 -1 -1, यानी कि -i माइनस j माइनस k प्लस लैम्डा टाइम। पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो 7i माइनस 6j प्लस k। ये तो जो फर्स्ट लाइन है उसको आपने लिख दिया वेक्टर फॉर्म में, बिल्कुल सेम। सेकंड लाइन तो पहले से ही प्रॉपर कार्टेशियन फॉर्म में है। तो पासिंग पॉइंट क्या है इसका, 3 5 7, और पैरेलल जो वेक्टर उसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1 - 2 और 1। तो क्या आ जाएगा आपके पास, पासिंग पॉइंट आ गया 3 5 7 प्लस म्यू टाइम्स i माइनस 2j प्लस k। तो जो आपको कार्टेशियन फॉर्म दे रखी थी इसको पहले वेक्टर फॉर्म में लिख दो, और उसके बाद जो आपने लास्ट क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसके ऊपर ज्यादा टाइम लगेगा आपको, जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन को खत्म कर सको। तो लिखो अब फर्स्ट लाइन का पासिंग पॉइंट A1 वेक्टर क्या आ गया, -i माइनस j माइनस k। A2 वेक्टर 3i प्लस 5j प्लस 7k। B1 वेक्टर फर्स्ट लाइन का पैरेलल वेक्टर 7i माइनस के 6j प्लस k। B2 वेक्टर i माइनस 2j प्लस। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का पहले फॉर्मूला लिख लिए एक बार। सबसे पहले आपने क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में लिखने के बाद A1 A2 B1 B2 की वैल्यू निकालोगे। उसके बाद सबसे पहले फॉर्मूला लिखोगे
फॉर्मूले के बारे में आपको बार बार बताया जावे। ये तो फॉर्मूला देखो, मैंने पहले बोला था 99% श्योर है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया होगा, और फॉर्मूला तो यूज करोगे आप, चाहे कैसा भी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपने फॉर्मूला ठीक लिखना है। अगर फॉर्मूला लिख दिया आपने तो 1 से 2 नंबर तो सिर्फ फॉर्मूला के मिल जाएंगे आपको 5 में से। a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, और हर क्वेश्चन में सेम लिखना है फॉर्मूला। तो चाहे कैलकुलेशन गलत भी है, अगर आपने फॉर्मूला ठीक लिख रखा है तो इसके अलग से मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहला काम है आपका फॉर्मूला लिखना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के क्वेश्चन में, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाओ आपके पास, चाहे वेक्टर फॉर्म हो चाहे कार्टेशियन फॉर्म हो, फॉर्मूला तो जरूर लिखोगे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे आसान आसान चीजें हैं, या तो डॉट प्रोडक्ट है, या क्रॉस प्रोडक्ट है, या डिफरेंस है, या मैग्नीट्यूड है। सारे के सारे वेक्टर के कंसेप्ट इसने उठा रखे हैं। एक डिटरमिनेंट का भी कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। a2 माइनस a1 निकालो सबसे पहले। a2 माइनस a1 इसमें से माइनस करना है, कितना आ जाएगा 4i प्लस 6j प्लस 8k। b1 क्रॉस b2 जिसे निकाल दी। अब b1 और b2 की क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। b1 क्रॉस b2 क्रॉस प्रोडक्ट आपने वेक्टर वाले चैप्टर में काफी अच्छी प्रकार से और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप किया था, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट करांगे, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज आपने क्रॉस प्रोडक्ट के लिए डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना है। अब डिटरमिनेंट को आप 2 बार पहले ही एक्सपेंड कर चुके हो। एक बार तो डिटरमिनेंट वाले चैप्टर में, वहां से भी 5 नंबर का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार आपने वेक्टर्स के अंदर किया था। अब आप डायरेक्ट करोगे, पहले b1 वेक्टर के कंपोनेंट लिखो 7 माइनस 6 1, b2 के 1 माइनस 2 1। अब चाहो तो आप इस डिटरमिनेंट को सार्च डायग्राम से यूज करो, कोफैक्टर मेथड से यूज करो, किसी भी तरीके से निकालो, गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आराम से। चाहे m1 m माइनर निकालो, फिर कोफैक्टर, फिर डिटरमिनेंट निकाल लो, या जैसे भी निकालना है, गलत नहीं करना आपने। आप डायरेक्ट निकाला है क्योंकि पहले हमने प्रैक्टिस कर ली। तो क्या करोगे, आई का कंपोनेंट इसके कोरस्पोंडिंग रो कॉलम छोड़ दो, कितना बचेगा आपके पास माइनस के 6 प्लस के 2 माइनस के 4i आई, और इसका कोफैक्टर निकालोगे। फिर जे का कोफैक्टर, आई की इसके कोफैक्टर के साथ प्रोडक्ट, जे की जे के कोफैक्टर के साथ प्रोडक्ट, के के कोफैक्टर के साथ प्रोडक्ट, और इन सभी का सम क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट। वो मेथड यूज किया आपने। तो आई के केस में जो माइनर है वही कोफैक्टर, जे के केस में आप एक काम करो, जे के कोरस्पोंडिंग रो कॉलम छोड़ दो। माइनर कितना होगा 7 माइनस 1 6 होगा माइनर, लेकिन क्योंकि ये पोजीशन 1 to ओड है तो माइनर का साइन क्या हो जाएगा चेंज, माइनस के 6j। के लिए जो माइनर आएगा वही कोफैक्टर, माइनस के 14 प्लस के 6 माइनस के 8k। ये आ गया b1 क्रॉस b2। अब आपके पास b1 क्रॉस b2 की वैल्यू है, आपके पास a2 माइनस a1 की वैल्यू है, दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर दो। तो डॉट प्रोडक्ट करो, a2 माइनस a1 की डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 के साथ, तो i के कंपोनेंट की i के साथ प्रोडक्ट, प्लस j के कंपोनेंट की j के साथ प्रोडक्ट, प्लस k के कंपोनेंट की k के साथ। तो कितना आ जाएगा ये 16 प्लस ये कितना होगा 36 प्लस 64। तो कितना आ गया देख लियो 116। ये तो आ गई। अच्छा सारे माइनस के हैं, थोड़ा ध्यान रखियो, कोई बात नहीं, सारे के सारे माइनस के हैं। ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और ये भी कितना आ जाए माइनस 116। कोई बात नहीं, इसकी वैल्यू माइनस के 116 आ गई, इसके रूट लेोगे तो अपने आप सोल्व आप कर लोगे। ठीक है, ये आ गया, कोई बात नहीं। अब b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड निकालना है, निकाल दो। मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, मैग्नीट्यूड आपने निकाले हैं वेक्टर्स के। तो ये आ गया b1 क्रॉस b2, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, i के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k के कंपोनेंट का स्क्वायर। जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, 16 प्लस 36 प्लस 64, यानी कि अंडर रूट 116। तो अब आपके पास a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, फॉर्मूला में पुट कर दो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एक बार चाहो तो फॉर्मूला लिख लो एक बार और, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2।
तो ये कितनी वैल्यू आई है, माइनस के 116, और ये कितना आया है, स्क्वायर रूट ऑफ 116। मॉडुलस क्या करेगा, माइनस को बढ़ा देगा प्लस, और 116 को क्या लिख सको आप, इसको लिख सको रूट 116 का स्क्वायर बाय रूट 116। स्क्वायर से एक पावर कैंसिल होगी, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 116। या तो ऐसे छोड़ दो आप, ठीक है, या आप इसको फैक्टर बना सको, रूट 116 के फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 2 4 और 29। देख लीजिए प्राइम फैक्टर बनेंगे, फैक्टर बनाएगा ना, पेयर में से एक 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, पेयर में से एक 2 क्या आ जाएगा बाहर, तो कितना आ जाएगा 2 रूट 29। ये आ जाएगा आपके पास फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन तो आपके पास बिल्कुल आसान है, बस इस क्वेश्चन में एक ही नई चीज थी कि आपको कौन सी फॉर्म दे रखी थी, कार्टेशियन। कार्टेशियन फॉर्म को पहले वेक्टर फॉर्म में लिखो, फिर जो 12th क्वेश्चन किया था वही है। तो काफी इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चन है, कर लोगे। वेक्टर फॉर्म में लिखने के बाद तो कुछ भी नहीं, फॉर्मूला है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। तो जैसे मैंने पहले बोला था, इस टाइप के कई क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के आपके पास 11.2 के, 12, 13, 14, 15, 4 क्वेश्चन तो ये हैं, साथ में एक मिसलेनियस का क्वेश्चन है और 4-5 एग्जाम्पल है बिल्कुल सेम ऐसे ही है, ठीक है। तो एक काम करना है आपने, 14th क्वेश्चन आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल सेम ऐसा ही है, खुद ट्राई करोगे, कोई दिक्कत आवे तो आप कमेंट में भेज दियो, उसका सॉल्यूशन दे देंगे आपने, बाकी आप निकाल दोगे, क्वेश्चन आसान है। हालांकि 15th क्वेश्चन भी आसान है, बस मैं थोड़ा सा उसको एक प्रॉपर फॉर्म में लिख दूंगा। 15th क्वेश्चन देखो, है तो ऐसा ही, वेक्टर फॉर्म दे रखी है पहले ही, लेकिन उस वेक्टर फॉर्म को थोड़ा सा आपने इस तरीके से लिखना है। उसने क्या कर रखा है, आई जे के की कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख रखे हैं। जैसे देखो 15th क्वेश्चन का है आपके पास, फर्स्ट लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है, वैसे तो इस फॉर्म में चाहिए आपने इक्वेशन, लेकिन इसे थोड़ी सी फॉर्म चेंज कर दी, कैसे, 1 माइनस टी आई कैप, और क्या दे रखे आपको, t माइनस 2 जे कैप, और क्या है आपके पास 3 माइनस 2 टी के कैप। ये दे रखे आपको फर्स्ट लाइन की इक्वेशन। ऐसे ही सेकंड लाइन की इक्वेशन है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस लाइन की इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखो, क्योंकि फॉर्मूला आपने इसी फॉर्म में याद कर रखा है, पासिंग पॉइंट और पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो ऐसे याद कर रखा है। तो इसको पहले ऐसे ही लिखोगे, ऐसे लिखोगे, कैसे आप एडजस्ट करोगे इसको, एक काम करो, जो टी 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 इसमें पैरामीटर क्या है, टी वाली टर्म अलग कर दो और बिना टी वाली टर्म अलग कर लो। टी वाली टर्म को बाद में लिखांगे, पहले बिना टी वाली टर्म, जब ब्रैकेट खोलोगे आई कैप माइनस टी जे कैप, टी को बाद में लिखाएंगे, क्या आ जाएगा आई कैप, इसकी इसके साथ प्रोडक्ट माइनस 2 जे कैप और प्लस 3 के कैप, टी को बाद में डिस्कस करांगे। ये तो होगी बिना टी वाली टर्म, और जो बाकी जो टर्म बच गई उनमें से टी ले लो कॉमन, टी 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 हर जगह से कॉमन ले लो, टी कॉमन ले लिया, यहाँ पे कितना बच गया माइनस के आई कैप, टी कॉमन ले लिया, कितना बच गया प्लस के जे कैप, टी कॉमन ले लिया, कितना बच गया माइनस 2 के कैप। अब देखो ये बन गई आर इज इक्वल टू a1 प्लस टी टाइम b1, लैम्डा हो, म्यू हो, एस हो, टी हो, ये पैरामीटर है, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा आपके पास, ठीक है। तो ये आपने लाइन की प्रॉपर जो वेक्टर फॉर्म है वो लिख दी, थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया, टी वाली टर्म अलग कर दी और बिना टी वाली टर्म अलग कर दी। जो टी वाली टर्म है वहां से b1 वेक्टर मिलेगा, और जो बगैर टी वाली टर्म है वहां से पासिंग पॉइंट यानी कि a1 वेक्टर मिलेगा। बस यही काम नया करना था आपने 15th क्वेश्चन में, उसके बाद तो बिल्कुल सेम बन जाएगा, यो a1 b1 की वैल्यू आ गई। दूसरी लाइन देखो क्या है, इसमें पैरामीटर क्या है s, बिल्कुल सेम s प्लस 1 आई कैप, s प्लस 1 आई कैप, 2s माइनस 1 जे कैप, और क्या है आपके पास माइनस के 2s प्लस 1 के कैप। इसमें s वाली टर्म को अलग कर दियो, s वाली टर्म को अलग करना है तो क्या बच गया आई कैप माइनस जे कैप और माइनस के कैप, s कॉमन ले लियो, क्या बच गया आई कैप प्लस 2 जे कैप। ये इसमें थोड़ा ध्यान रखियो,
ये माइनस अंदर जाओगा, -2s और -1, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया था, तो -2 के कैप। अब दोनों लाइंस की आपने प्रॉपर वेक्टर फॉर्म लिख दी, बस उसके बाद क्वेश्चन बिल्कुल आसान। कंपेयर कर लो, a1 वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, i-2j प्लस 3k। a2 वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, a2 की दूसरी का i-j माइनस k। b1 वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, b1 माइनस i प्लस j माइनस 2k। b2 वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, i प्लस 2j माइनस 2k। सारी वैल्यू मिल गई। अब a2 माइनस a1 निकाल लो, ये तो अब आपके पास बिल्कुल आसान है। a2 माइनस a1 0i प्लस j माइनस 4k। b1 और b2 की क्रॉस प्रोडक्ट, देखो ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपने, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देख लो, रिलेटेड है आपके पास बिल्कुल सेम डिटरमिनेंट वाले से, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाए आपके पास, क्योंकि काफी सारा एरिया इसने कवर कर दिया इस क्वेश्चन में। ये पहले भी मैंने आपको बताया था। तो इसकी देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, माइनस के तो 2 प्लस के 4 यानी कि 2i, इसके कोरस्पॉन्डिंग देखो प्लस के 2 और प्लस 2 4 तो गया इसका माइनर को फैक्टर कितना होगा, -4, -2 -1 माइनस के 3। b1 क्रॉस b2 आ गया, इनकी प्रोडक्ट करो, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 करो, डॉट प्रोडक्ट i की i के साथ 0, j की j के साथ -4, k की k के साथ +12, तो कितना बच गया 8। मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, इसका मैग्नीट्यूड देख लो कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 -4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो √29। तो फॉर्मूला क्या बन गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। बहुत बार लिखा फॉर्मूला, अब की बार आप खुद यूज करोगे। मैग्नीट्यूड ऑफ a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 यानी कि 8 का मैग्नीट्यूड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। 8 बाय √29 छोड़ दो, डिनोमिनेटर से रूट खत्म करना है तो रैशनलाइज कर दो। ये कुछ भी नहीं है आपके पास क्वेश्चन, उसके बाद काफी प्रैक्टिस आपने करनी। तो ये था आपके पास 15th क्वेश्चन। तो इसके साथ आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने इसमें डिस्कस किए हैं। ये एक्सरसाइज होगी आपकी कंप्लीट। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन और है, एक्सरसाइज में नहीं दे रखा आपको, एग्जाम्पल में दे रखा है वो, कि अगर दो लाइंस अगर पैरेलल होगी तब कैसे निकालोगे इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो उस केस में अगर आप देखोगे, अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं तो पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशो b1 और b2 की क्रॉस प्रोडक्ट क्या मिलेगी आपको, 0। ये भी 0 जगह, ये भी 0, 0/0 आपके पास क्या बन जाएगी, इनडिटरमिनेंट फॉर्म। और उसको इस फॉर्मूला आप निकाल नहीं सकोगे उसके इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अगर लाइन पैरेलल है तो थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप उसी से रिलेटेड अभी आप डिस्कस करोगे। तो अगर लाइन पैरेलल है फिर तो ये फॉर्मूला यूज करोगे तो अभी बताऊंगा, और अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो ये मेन फॉर्मूला ये यूज होगा। ज्यादातर क्वेश्चन इसी के ऊपर है, बस एक एग्जांपल दे रखा है, अगर कभी एग्जाम में आ जाए पैरेलल वाला तो वो आपने डिस्कस करना है। देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद देखो आप, जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तब थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर लाइन पैरेलल है तो b1 और b2 क्या मिलेंगे आपको, प्रोपोर्शनल, उनके रेशियो क्या मिलेंगे, सेम। और उनकी क्रॉस प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 क्या मिलेगी, 0। पैरेलल वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, 0। तो 0/0 आपके पास इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगा उस केस में। तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। पैरेलल लाइन कुछ ऐसी दिखाई देंगी आपको, a1 प्लस लैम्डा टाइम b वेक्टर और a2 प्लस म्यू टाइम्स b वेक्टर। इस केस में क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो जो पैरेलल वेक्टर है, क्योंकि लाइन में क्या था, पासिंग पॉइंट पैरेलल वेक्टर, तो पैरेलल वेक्टर दोनों में क्या मिलेगा आपको, सेम। दोनों में क्या मिलेगा, सेम। तो उस केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, जो पैरेलल वेक्टर है b क्रॉस a2 माइनस a1 डॉट इसका मैग्नीट्यूड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। पैरेलल लाइंस के केस में फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। एक ही एग्जांपल है एनसीईआरटी की बुक में, बाकी एग्जांपल आप कहीं और से भी प्रैक्टिस कर सको। तो पैरेलल लाइंस के लिए फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो गया, ध्यान रखिए। b वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1 इसका मैग्नीट्यूड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b, प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगी।
तो आपके पास सपोज करो जैसे एग्जांपल है, दो लाइंस आपको दे रखी है, यहां से पता लग जाएगा पैरेलल है या नहीं है। या तो ये वेक्टर बिल्कुल ही सेम मिलेगा, देखो पैरेलल में दो केस है उसका है, या तो वेक्टर दो ये बिल्कुल सेम मिलेगा, या कई बार ऐसा भी हो जाए कि ये वेक्टर और ये वेक्टर इसके कंपोनेंट्स क्या मिलेंगे आपको, प्रोपोर्शनल। सेम होने जरूरी नहीं है, प्रोपोर्शनल भी हो उसके हैं। अब प्रोपोर्शनल हो गया तब भी आप क्या कर सको, सपोज करो 2 3 6 की बजाय, बाय द वे अगर यहाँ पे 2 3 6 की बजाय 4 6 और 12 है, अगर ये वेक्टर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा सा आपने दिखा दूं, पैरेलल के केस में या तो सेम मिलेंगे या प्रोपोर्शनल मिलेंगे। अगर कुछ ऐसा दिखाई दे जाए आपने सेकंड लाइन में 3i, एक में थोड़ा सा आउटकम दूसरा केस आपको दिखा दूं, कहीं कल ना वो केस आ जाए और आप देखे जाओ कि ये पैरेलल तो दिखाई दे नहीं रही, म्यू टाइम्स, यहाँ पे तो दोनों वेक्टर बिल्कुल सेम है। देखो सेम हो गए फिर तो बच्चा ना आराम से पता लग जाए। अगर सेम नहीं है तो प्रोपोर्शनल मिलेंगे। प्रोपोर्शनल मतलब आई के कंपोनेंट का आई के साथ, जे के कंपोनेंट का जे के साथ, के कंपोनेंट का के के साथ रेशो क्या मिलेगा आपको, सेम। या कुछ ऐसा दिखाई दे इसका आपको, मान लिया 4i + 6j + 12k, तो अब जो ये लाइन है ये भी इन दोनों के क्या है, पैरेलल है। क्यों, क्योंकि आई के कंपोनेंट का आई के साथ रेशो, जे के कंपोनेंट का जे के साथ रेशो, के कंपोनेंट का के साथ रेशो क्या है आपके पास, सेम होना चाहिए। अब दोनों वेक्टर सेम है फिर तो किसी बच्चे को दिक्कत है ही नहीं वैसे भी, लेकिन कई बार प्रोपोर्शनल दे दे, तो प्रोपोर्शनल के केस में भी क्या करोगे, यहां से एक काम करो 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लियो। अगर प्रोपोर्शनल है तो कुछ ना कुछ कॉमन आऊगा आपके पास, 2 कॉमन ले लिया आपने, क्या बच गया 2i + 3j + 6k। और 2 म्यू का नाम, म्यू पैरामीटर था, 2 म्यू भी एक पैरामीटर बनेगा, इसका नाम कुछ भी रख दो एस या टी। तो ऐसे आप एडजस्ट कर सको। अगर आपको प्रोपोर्शनल दे रखे हैं तो इसकी जगह आपने एस यूज कर लिया या टी, कुछ भी यूज कर लो, तो या तो सेम देगा फिर तो दिक्कत है ही नहीं। अगर प्रोपोर्शनल है तब भी कॉमन लेकर एडजस्ट कर लियो, फिर भी सेम बन जाएंगे, या तो सेम है या प्रोपोर्शनल है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला ये बनेगा। अब इसको कंपेयर करके ना निकाल लो, a1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, a1 की वैल्यू है i + 2j - 4k, a2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 3i + 3j - 5k, और b वेक्टर कितना दे रखे हैं, सेम है, दोनों सेम है फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सेम नहीं है, प्रोपोर्शनल है तो पहले कॉमन लेकर ना सेम बनाओगे फिर फॉर्मूला यूज कर लोगे बस। अब a2 - a1 निकालो, a2 - a1 2i + j - k। अब क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे पहले a2 - a1 के साथ i j k, बी वेक्टर के कंपोनेंट लिखोगे 2 3 6, a2 - a1 के लिखोगे, सिंप्लीफाई करो -3 - 6 के 9 i कैप, 12 और 2 कितना आ गया 14 j कैप, 2 - 6 के 4 k कैप, ये तो आ गया b क्रॉस a2 - a1। अब इसका क्या करना है आपने, मैग्नीट्यूड लेना है, ले लो इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ b क्रॉस a2 - a1 कितना आ जाएगा आपके पास, i के कंपोनेंट का स्क्वायर, j के कंपोनेंट का स्क्वायर, k के कंपोनेंट का स्क्वायर, देख लियो 81, 14 का स्क्वायर 196, ये कितना आ गया 16, ये देखो कितना आ गया 212 293। और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, बी का मैग्नीट्यूड देख लो, बी वेक्टर ये है 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 36 40 49 और उसका स्क्वायर रूट 7। तो सारी चीजें हैं, फॉर्मूला यूज कर लो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसके इक्वल आ गया आपके पास, एक बार फॉर्मूला लिखोगे b क्रॉस a2 - a1 का मैग्नीट्यूड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b, तो इसकी वैल्यू कितनी है √293
22 की वैल्यू कितनी आ गई 7 ही आ गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एक ही एग्जांपल है, बाकी अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो किसी और बुक से आप पैरेलल लाइन की प्रैक्टिस कर सकते हो। बस पैरेलल लाइन में आपने ध्यान रखना है या तो वेक्टर बिल्कुल सेम मिलेगा, सेम मिल जाएगा, या फिर प्रोपोर्शनल मिलेगा। प्रोपोर्शनल है तो उसको भी आप सेम में कन्वर्ट कर सको। तो ये था आपके पास पैरेलल लाइन का, और ये थे नॉर्मल लाइन के क्वेश्चन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसके अंदर आपके पास 5 ही क्वेश्चन है। एक बार फिर मिसलेनियस का मतलब क्या है, जो आपने क्वेश्चन पहले पढ़े हैं उसकी एक बार फिर रिवीजन आप करोगे। तो उसके अंदर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक क्वेश्चन है, पहले हम 4th क्वेश्चन कराएंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज का, उसके बाद जो बाकी क्वेश्चन है वो भी आप डिस्कस करोगे, क्योंकि जो 4th क्वेश्चन है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से ही रिलेटेड है, और उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपने बताया ना, क्वेश्चन आपने खुद ही सोल्व करना है। तो क्या देर क्या 4th क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज का प्रैक्टिस आपने खुद करनी है अब, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन आपने डिस्कस कर लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के। 2 लाइन्स दे रखी है। फर्स्ट लाइन है r इज इक्वल टू 6i प्लस 2j प्लस 2k लैम्डा टाइम्स i माइनस 2j प्लस 2k। दूसरी लाइन है आपके पास माइनस 4i माइनस k प्लस म्यू टाइम्स 3i माइनस 2j माइनस 2k। तो ये 2 लाइन है, दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो बिल्कुल सिंपल, ये तो वेक्टर फॉर्म में ही दे रखी है। a1 a2 की वैल्यू निकालो। a1 फर्स्ट लाइन का पासिंग पॉइंट, a2 की वैल्यू निकाल दो सेकंड लाइन का पासिंग पॉइंट, b1 की वैल्यू निकालो पैरेलल वेक्टर फर्स्ट लाइन का, b2 की वैल्यू निकाल दो सेकंड लाइन का पैरेलल वेक्टर। तो ये आ गया आपके पास a1 a2 b1 b2 की वैल्यू। यहां से पता लग जाएगा आपको, अगर ये प्रोपोर्शनल है तो पैरेलल बन जाएगी, अगर प्रोपोर्शनल नहीं है तो पैरेलल नहीं है। रेशो देख लो b1 b2 का 1/3 माइनस 2/2 इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो लाइन पैरेलल नहीं है, ये फॉर्मूला लगेगा नॉन पैरेलल लाइन के लिए। और अगर प्रोपोर्शनल है i j k के कंपोनेंट, फिर ये फॉर्मूला लग जाएगा आपके पास। बस ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, फॉर्मूला यूज करोगे, क्वेश्चन आपने खुद सोल्व करना है। बिल्कुल आसान कैलकुलेशन है, कर लो ट्राई। उसके बाद देखो मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, 2 लाइन से उनके डायरेक्शन रेशो दे रखे हैं, आपने एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। 2 लाइन के अगर डायरेक्शन रेशो a1 b1 c1, दूसरी लाइन के a2 b2 c2 है, तो एंगल बिटवीन 2 लाइंस का फॉर्मूला था आपके पास cos थीटा। cos थीटा किसके इक्वल था, फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये था फॉर्मूला 2 लाइंस के बीच में अगर कभी भी आपने एंगल फाइंड आउट करना है। तो अब आपको क्वेश्चन में a1 b1 c1 फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशो और सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशो दे रखे हैं। तो ये चीजें निकालो, पहले इनकी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की प्रोडक्ट कर लो। क्या आ जाएगा a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2। a1 की वैल्यू कितनी है, a इंटू b माइनस सी प्लस b इंटू सी माइनस ए प्लस c इंटू a माइनस b। तो क्या आ जाएगा, यो ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी ए प्लस सी ए माइनस सी बी। बी सी माइनस सी बी कैंसल, ए सी सी ए सब टर्म कर जाएगी कैंसल। तो a1 a2 प्लस b1 b2 c1 c2, न्यूमरेटर की वैल्यू क्या आ गई 0, 0 बाई समथिंग 0। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 0, इसका मतलब थीटा कितना आ गया 90 डिग्री यानी कि 5/2। और वैसे भी ये कंडीशन थी परपेंडिकुलरिटी की। परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन आपने पढ़ रखी है a1 a2 b1 b2 c1 c2, अगर प्रोडक्ट का सम 0 आ जाए तो लाइंस क्या हो जाएंगी परपेंडिकुलर। तो दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया 90 डिग्री। सो लाइंस आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन था, कई क्वेश्चन आपने इस टाइप के पढ़े हैं। डायरेक्शन रेशो दे रखा है तो फॉर्मूला का यूज करके ना आप एंगल निकाल लोगे। और ये तो कंडीशन थी परपेंडिकुलरिटी की, और मैंने पहले बोला था एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर, यही क्वेश्चन मिलेंगे आपको,
मोस्ट प्रोबेबल यही क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें पैरेलल या परपेंडिकुलर का कंसेप्ट यूज होगा। तो परपेंडिकुलर का कंसेप्ट क्या हो गया, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम कितना आना चाहिए आपके पास, 0। तो ये आ जाएंगे लाइंस परपेंडिकुलर। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन तो सेकंड बिल्कुल आसान है। आपने लाइंस की इक्वेशन लिखनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। उस लाइन की इक्वेशन लिखो जो कि क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पासिंग पॉइंट। लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए दो चीज चाहिए, एक तो पैरेलल वेक्टर और दूसरा क्या चाहिए आपने, पासिंग पॉइंट। अब पासिंग पॉइंट क्या दे दिया, ओरिजिन, मतलब x1 y1 z1, इसकी वैल्यू तो क्या होगी, 0। किसके पैरेलल है लाइन, एक्स एक्सिस के पैरेलल। अब एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। डायरेक्शन रेशो ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस के डायरेक्शन रेशोज और डायरेक्शन कोसाइन भी आपसे पूछ कर, या तो डायरेक्शन रेशो पूछ लेगा या डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन रेशोज बताओ आपने, पहले डायरेक्शन रेशो लिखना, डायरेक्शन रेशोज ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशो क्या मिलेंगे, 1 0 0। ये है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशोज। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप। आई कैप क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कहां से मिलेगी आपको, आई कैप से। तो ये मिल गई, ये डायरेक्शन देगा। तो इसके डायरेक्शन रेशो का मतलब क्या है, आई का कंपोनेंट, जे का कंपोनेंट, के का कंपोनेंट। तो इसको कैसे लिख सको, आई कैप को लिख सको आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 ए कैप। तो इसके डायरेक्शन रेशोज क्या आ गए, 1 0 0। तो आई कैप आपको देगा डायरेक्शन रेशोज ऑफ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशो क्या आ गए, 1 0 0। ऐसे ही डायरेक्शन रेशो ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस की अगर पूछ लिया तो 0 1 0। और डायरेक्शन रेशो ऑफ जेड एक्सिस ये क्या होंगे, 0 0 1। एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता आपका नॉर्मली कि एक्स एक्सिस के बताओ डायरेक्शन रेशो क्या है। तो एक्स एक्सिस के क्या हो जाएंगे, 1 0 0, वाई एक्सिस के 0 1 0, जेड एक्सिस के 0 0 1। आई कैप, जे कैप, के कैप, ये है आपके पास डायरेक्शन जो देंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस की। तो वहीं से निकले हैं डायरेक्शन रेशो। और जब आप डायरेक्शन रेशो का यूज करके डायरेक्शन कोसाइन निकालोगे, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, दो तरीके हैं डायरेक्शन कोसाइन निकालने के। डायरेक्शन कोसाइन आप या तो एंगल का यूज करोगे या डायरेक्शन रेशोज का। तो जब आप डायरेक्शन रेशोज का यूज करके ना, डायरेक्शन रेशो का यूज करके, इनका यूज करके डायरेक्शन कोसाइन निकालोगे, तो डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू भी क्या होगी आपके पास, बिल्कुल सेम। तो चाहे आपसे डायरेक्शन रेशो पूछ लो, चाहे डायरेक्शन कोसाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के, तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशो क्या मिलेंगे, 1 0 0। डायरेक्शन कोसाइन भी जब आप फॉर्मूला का यूज करके निकाल के देखोगे तो सेम आओगे आपके पास। तो इसके डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन दोनों क्या मिलेंगे, सेम। डायरेक्शन कोसाइन भी यही है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस। ऐसे ही यही मिलेंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस। तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, चाहे उनके डायरेक्शन रेशो पूछो, चाहे आपसे डायरेक्शन कोसाइन पूछो, सेम मिलेंगे। क्या मिलेंगे, एक्स एक्सिस के 1 0 0, वाई एक्सिस के 0 1 0 और जेड एक्सिस के 0 0 1। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार पूछ ले इसके ऊपर, डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड। अब इनका यूज कर लो। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है। पासिंग पॉइंट क्या दे दिया आपको, पासिंग पॉइंट है ओरिजिन यानी कि 0 0 0। और पैरेलल वेक्टर क्या है, पैरेलल वेक्टर क्या है, इज एक्स एक्सिस। और अगर एक्स एक्सिस पैरेलल वेक्टर है तो पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशोज क्या है, 1 0 0। तो डायरेक्शन रेशोज ऑफ एक्स एक्सिस आर 1 0 0। अब पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशोज हैं, पासिंग पॉइंट है, सो रिक्वायर्ड लाइन इज, सो रिक्वायर्ड लाइन इज, फॉर्मूला यूज कर लो, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। पासिंग पॉइंट क्या है, 0 0 0। तो x माइनस 0, ए बी सी क्या है, पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशो। पैरेलल लाइन क्या है, x एक्सिस के डायरेक्शन रेशो क्या है, 1, y माइनस 0 बाई 0, z माइनस 0 बाई 0। ये आ गया आपके पास रिक्वायर्ड लाइन की कार्टेशियन फॉर्म। अगर आपसे वेक्टर फॉर्म पूछ ले, ये कार्टेशियन फॉर्म थी, वेक्टर फॉर्म भी लिख सको। पासिंग पॉइंट ये हो गया। अगर वेक्टर फॉर्म लिखनी है
तो पासिंग पॉइंट यानी कि ए वेक्टर क्या आ गया 0i प्लस 0j प्लस 0k। बी पैरेलल वेक्टर कितना आ गया i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। तो अगर वेक्टर फॉर्म पूछ ले तो वेक्टर फॉर्म भी लिख इसको r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। ए क्या आ गया 0i प्लस 0j प्लस 0k प्लस लैम्डा टाइम i प्लस 0j प्लस 0k। तो चाहे कार्टेशियन फॉर्म लिखो या वेक्टर फॉर्म लिखो, दोनों आप लिख सको अगर पासिंग पॉइंट और पैरेलल वेक्टर है तो। ठीक है, तो ये भी आपके पास काफी आसान था। बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, डायरेक्शन रेशो ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस पता होना चाहिए। अभी तो इसमें एक्स एक्सिस के बारे में क्वेश्चन पूछा है, एग्जाम में आपसे वाई एक्सिस के पैरेलल भी बोल सका है, तो वाई एक्सिस के केस में डायरेक्शन रेशो ये यूज करोगे। अगर लाइन जेड एक्सिस के पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशो ये यूज करोगे। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन पता होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आया है इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो मिसलेनियस एक्सरसाइज का। ये क्वेश्चन आपने पहले पढ़ा था एक्सरसाइज 11.2 में। काफी सारे क्वेश्चन ऐसे जो आपने पहले पढ़ रखे हैं। तो अगेन आपने के की वैल्यू निकालनी है, वहां पे टी की वैल्यू निकाली थी। तो ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में या 2 नंबर में क्वेश्चन आया है, 2 लाइन्स हैं, दोनों परपेंडिकुलर है। देखो क्या है, x माइनस 1 y माइनस 2 z माइनस 3 बाय माइनस 3 2k और 2। एक लाइन तो ये है। दूसरी लाइन क्या है, x माइनस 1 y माइनस 1 z माइनस 6, ये पासिंग पॉइंट है बाय 3k 1 और माइनस 5। ये 2 लाइन्स हैं, दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। k की वैल्यू आपने निकालनी है। अब क्योंकि लाइन परपेंडिकुलर है, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या है, a1 a2 b1 b2 c1 c2, जो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज हैं उनके कोरस्पोंडिंग डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट का सम, इसकी इसके साथ प्रोडक्ट, इसकी इसके साथ प्रोडक्ट, इसकी इसके साथ प्रोडक्ट का सम क्या मिलेगा 0। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखियो, ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म होनी चाहिए। क्या ये कार्टेशियन फॉर्म है? कार्टेशियन फॉर्म का मतलब है एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 1 होने चाहिए। एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या है 1, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या है 1। बस अब बिल्कुल आसान है, क्योंकि एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 है, इसका मतलब ये प्रॉपर फॉर्म है। तो अब आप यूज करोगे सिंस लाइंस आर परपेंडिकुलर, सिंस लाइंस आर परपेंडिकुलर, सो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, प्रोडक्ट का सम क्या होगा 0। इसकी इसके साथ प्रोडक्ट, इसकी इसके साथ प्रोडक्ट और इसकी इसके साथ प्रोडक्ट का सम क्या होगा 0। कितना आएगा माइनस के 9k प्लस 2k माइनस 10। कितना अच्छा माइनस के 7k इज इक्वल टू 10। k की वैल्यू कितनी आ गई 10 बाय माइनस 7। k की वैल्यू ही निकालनी थी, लाइंस क्या दे रखे हैं परपेंडिकुलर। ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया है। ठीक है, तो ये था आपके पास थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, ये हमने पहले ही करवा दिया था। अब लास्ट क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज का, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। देखो मैंने पहले बोला था 99% चांसेस हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन ही एग्जाम में आएगा। ठीक है, लेकिन 1% चांस जो मैंने छोड़ दिया था वो इस क्वेश्चन के लिए छोड़ा था। फिफ्थ क्वेश्चन, ये भी काफी शानदार क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज का, और थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपने थोड़ा सा नहीं पढ़े, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन तो पढ़े, लेकिन जो कैलकुलेशन आप इसमें करोगे ना वो थोड़ी सी डिफरेंट कैलकुलेशन आपको मिलेगी। तो देखो आप मिसलेनियस एक्सरसाइज का फिफ्थ क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। लास्ट क्वेश्चन तो है लेकिन इंपॉर्टेंट उतना ज्यादा है जैसे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला था। तो ये क्वेश्चन भी आपने अच्छी प्रकार से देखना है। देखो आप फिफ्थ क्वेश्चन देखो है ये भी, तो क्या दे रखा आपको, आपने एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है। अब लाइन की इक्वेशन वैसे वेक्टर फॉर्म पूछ रखे, तो 2 चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी, एक तो पासिंग पॉइंट और एक जो पैरेलल वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियोज। अब फिफ्थ क्वेश्चन में पासिंग पॉइंट तो डायरेक्ट ही दे दिया। पासिंग पॉइंट क्या है 1 2 -4, ये कार्टेशियन फॉर्म में है, आपने इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। ये तो है आपके पास पासिंग पॉइंट। अब आपको पैरेलल वेक्टर की और जरूरत है, तो पैरेलल वेक्टर के लिए इसने क्या कर दिया, जो रिक्वायर्ड आपकी लाइन है 2 लाइंस के क्या दे दिए परपेंडिकुलर दे दी। तो वहां से आप जो पैरेलल वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियोज आप निकालोगे। आप मान लो जो पैरेलल वेक्टर है
लेट रिक्वायर्ड लाइन बी, लेट रिक्वायर्ड लाइन बी आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर। ये रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन मान ली क्योंकि वेक्टर फॉर्म पूछी है। ए पासिंग पॉइंट आपको दे रखा है, अब आपको बी वेक्टर अगर मिल जाए तो आपका काम खत्म हो जाएगा। अब बी फाइंड आउट करना है। बी वेक्टर आप मान लो, बी वेक्टर आपने क्या मान लिया, कुछ भी मान को a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 a कैप, ये मान लिया आपने बी वेक्टर a1 b1 c, या a b c भी मान सकते हैं आप, कोई दिक्कत है नहीं आपके पास। ये वेक्टर आपने मान लिया बी वेक्टर a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। अब आपका टारगेट है a1 b1 c1 की वैल्यू निकालना। अब ये वैल्यू कैसे निकालोगे, उसके लिए आपको कंडीशन दे रखी है कि जो आपकी रिक्वायर्ड लाइन है, रिक्वायर्ड लाइन इन दोनों लाइंस के क्या है आपके पास परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके जो पैरेलल वेक्टर हैं उसके डायरेक्शन रेशोज की प्रोडक्ट का सम, ये बार बार आपने यूज किया है, डायरेक्शन रेशो की प्रोडक्ट का सम क्या मिलेगा, 0। तो आप लिखोगे सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइंस 1 एंड 2, क्योंकि रिक्वायर्ड लाइन लाइन 1 और 2 के क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, यानी कि पैरेलल वेक्टर्स के जो डायरेक्शन रेशोज हैं उनकी प्रोडक्ट का सम क्या मिलेगा, 0। तो रिक्वायर्ड लाइन के जो पैरेलल वेक्टर्स के डायरेक्शन रेशो क्या है, a1 b1 c1, और इन लाइंस के डायरेक्शन रेशोज क्या है, पहले आप बार बार देखो, पहले भी आपने यूज किया था, चेक करो क्या ये आपके पास प्रॉपर कार्टेशियन फॉर्म है। एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अच्छी बात है कि दोनों पहले से ही आपको प्रॉपर कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी हैं। तो अब ये कंडीशन यूज करोगे, a1 b1 c1 की 3 माइनस 16 और 7 के साथ जो प्रोडक्ट का सम है क्या मिलेगा, 0। ऐसे ही 3 8 और माइनस 5 के साथ a1 b1 c1 की प्रोडक्ट का सम क्या मिलेगा, 0। क्यों, क्योंकि रिक्वायर्ड लाइन इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर। तो क्या आ जाएगा आपके पास, जब इसकी प्रोडक्ट करोगे 3a1 माइनस 16 b1 प्लस 7 c1, ये कितना आ जाएगा, 0। ऐसे ही 3a1 प्लस 8 b1 और माइनस 5 c1, प्रोडक्ट का सम क्या होगा, 0। ये कहां से आया है, क्योंकि रिक्वायर्ड लाइन इन दोनों के परपेंडिकुलर है, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी आपने यूज कर ली। ठीक है, तो अब यहां से जो ये दो इक्वेशन आई है आपके पास, इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके ना आपने a1 b1 और c1 की वैल्यू निकालनी है। अब देखो एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे आपके पास इक्वेशन कितनी है, दो इक्वेशन है। अननोन कितने हैं आपके पास, 3, a1 b1 c1। एक बात का आपने हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आपके पास अननोन्स की संख्या ज्यादा है और इक्वेशन की संख्या कम है, अननोन की संख्या ज्यादा है, इक्वेशन की संख्या कम है, तो उस केस में हमेशा आपके पास क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। उस केस में क्या होंगे आपके पास, हमेशा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। अब सॉल्यूशन निकालने के दो तरीके रहेंगे उस केस में, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। आप क्या कर सको, दो तरीके हैं सॉल्यूशन निकालने के। आप एक काम करो, a1 b1 c1 में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू अपनी तरफ से मान लो, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है, अपनी तरफ से मानोगे, बाकी वैल्यू आपने निकालनी है। कैसे, जैसे आप क्या करोगे, मान लिया आपने, मान लो लेट c1 की जगह आपने कुछ भी मान लिया, आपने k मान लिया, कुछ भी मान सको आप, c1 की जगह भी मान सको आप, b1 की जगह भी आप मान सको, a1 की जगह भी। ये काम कब करोगे, जब अननोन की संख्या ज्यादा है, इक्वेशन की संख्या कम है। यहां पे अननोन है 3, इक्वेशन कितनी है 2, तो आप यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। निकालने का तरीका, एक सॉल्यूशन अपनी तरफ से मान लो, एक सॉल्यूशन आपने c1 की वैल्यू अपनी तरफ से मान ली k,
ठीक है, C1 का पता लग गया। अब A1 और B1 की वैल्यू और निकालनी है, तो देखो आप A1 और B1 की वैल्यू निकालो। A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, C1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दियो K, तो कितना होगा 3A1 माइनस 16B1 प्लस 7K इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन। 3A1 प्लस 8B1 माइनस 5K इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से क्या करोगे आप, सिंप्लीफाई कर लो। अब आपके पास देखो दो अननोन है, दो इक्वेशन है, A1 B1। अब आप 10वीं क्लास के जो मेथड आपने पढ़े थे, 10वीं क्लास के मेथड आप यूज कर सको। 10वीं क्लास के मेथड क्या करोगे, एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो। इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, ये -16 और ये कितना है +8, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप 2 से। 6A1 प्लस 16B1 माइनस 10K इक्वल्स टू 0। तो देखो जैसे ही दोनों को ऐड करोगे ये कैंसिल हो जाएगा। 9A1 की वैल्यू कितनी मिलेगी, -3K इक्वल टू 0। तो 9A1 की वैल्यू आ गई आपके पास 3K। A1 की वैल्यू कितनी आ गई, K/3। C1 की वैल्यू कितनी है, K। A1 की वैल्यू कितनी है, K/3। अच्छा, B1 की वैल्यू और निकाल लो। A1 की वैल्यू है, C1 की वैल्यू है, कहीं भी पुट कर सको। इसका नाम 1 2, इसका नाम जैसे 3 और 4 था, कुछ भी रख सको आप इक्वेशन। चाहे तो A1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो, चाहे इक्वेशन नंबर 4 में। चलो 3 में पुट कर दे यहाँ पे। 3A1 प्लस 8B1 माइनस 5K इक्वल्स टू 0। A1 की जगह कितना पुट करोगे, K/3। तो यहां से B1 की वैल्यू आ जाएगी, कैंसिल हो गया, कितना बचेगा -4K। दूसरी साइड जाके जगह 4K, तो B1 की वैल्यू कितनी आ गई, K/2। अब आपके पास A1 की वैल्यू है K/3, B1 की वैल्यू है K/2, C1 की वैल्यू कितनी है, K। आपने A1 B1 C1 की वैल्यू निकालनी थी। अब देखो आप चाहो तो K की वैल्यू कुछ भी पुट कर सको। जैसे मैंने पहले बोला था, इस क्वेश्चन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको। K की वैल्यू आप अपनी तरफ से कुछ भी पुट कर सको। अब K की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो तो आपको डिफरेंट इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। जैसे मैं एक आंसर मैं निकालूंगा, बाकी और भी आप आंसर निकाल सको। वैसे तो आप K की वैल्यू 1 भी पुट कर सको। K की वैल्यू 1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, A1 की वैल्यू आएगी 1/3, B1 की वैल्यू आएगी 1/2, C1 की वैल्यू कितनी आएगी 1। ऐसे आप यूज कर सको। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी मैं फ्रैक्शन से बच जाऊं। फ्रैक्शन में कितना है, 2 और 3 का मल्टीपल यानी कि 6। K की वैल्यू में अपनी तरफ से आप कुछ भी मान सको। मैंने K की वैल्यू मान लिया, लेट K इज इक्वल टू 6। K की वैल्यू कितनी मान लिया आपने, 6। तो K की वैल्यू जैसे ही 6 मानोगे तो A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K/3, 6/3 यानी कि 2। B1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, K/2, 6/2 यानी कि 3। और C1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 6। तो एक आंसर तो ये मिल गया। आप 6 की बजाय आप 7 8 1 2 3 K की कुछ भी वैल्यू मान सको। तो एक आंसर ये आ जाएगा। A1 की वैल्यू आ गई 2, B1 की वैल्यू आ गई 3, C1 की वैल्यू कितनी आ गई 6। A1 B1 C1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो B वेक्टर कितना आ जाएगा आपके पास, B वेक्टर आ गया 2i प्लस 3j प्लस 6k। तो ये है आपके पास पासिंग पॉइंट, ये है पैरेलल वेक्टर। सो रिक्वायर्ड लाइन इज R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा B। A कितना दे रखा आपको, I प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा टाइम B कितना आ गया 2i प्लस 3j प्लस 6k। ये है आपके पास क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान था, बस ये थोड़ी सी एक नई चीज आई है आपके पास। तो क्या है क्वेश्चन में, आपने एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है, वेक्टर फॉर्म लिखनी है, पासिंग पॉइंट आपको दे रखा 1 2 -4, पासिंग पॉइंट इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए दो चीज की जरूरत है, पासिंग पॉइंट और पैरेलल वेक्टर।
तो पासिंग पॉइंट ए दे रखा है और आपने मान लिया कि जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका पैरेलल वेक्टर क्या है बी। ए की वैल्यू तो दे रखी है, बी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। अब बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कंडीशन क्या दे दी आपने, कंडीशन ये दे दी कि जो ये लाइन है इन दोनों लाइंस के क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है तो इनके डायरेक्शन रेशो की इस लाइन के डायरेक्शन रेशो के साथ प्रोडक्ट का सम क्या मिलेगा जीरो, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन रेशो के प्रोडक्ट का सम क्या आ गया जीरो। अब ये जीरो आ गया। अब यहां से देखो एक नई चीज आ गई आपके पास, यहां से एक नई चीज ये आ गई आपके पास कि आपके पास इक्वेशंस की संख्या तो 2 है और वेरिएबल की संख्या कितनी है 3। तो ये चीज नई चीज है आपके लिए और हमेशा ध्यान रखनी है, अगर कभी भी इक्वेशन की संख्या कम है वेरिएबल की संख्या ज्यादा है, जैसे यहाँ पे इक्वेशन थी 2 वेरिएबल थे 3, तो उस केस में हमेशा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। उस केस में कितने सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कैसे निकालोगे, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू चाहे a1 चाहे b1 चाहे c1, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आपने मान लिया k है, मान लिया c1 की वैल्यू कितनी मान लिया आपने k, c1 की वैल्यू k पुट करो। अब 2 इक्वेशन बच गई आपके पास और 2 ही अननोन है a1 और b1। तो यहां से चाहे आप 10वीं क्लास के मेथड यूज कर लो, कोई भी मेथड है, एलिमिनेशन है, ग्राफिकल है, सब्स्टिट्यूशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, 10वीं क्लास के मेथड यूज करो। अब 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है a1 और b1। अपन ने कौन सा मेथड यूज किया है, अपन ने यूज किया है इसमें एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशन 3 को आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, इक्वेशन 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ये 3 यहां पे लिखो। इसको 3a1 प्लस 8b1 माइनस 5k, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका नाम रख दिया आपने इक्वेशन नंबर 4। तो अब इक्वेशन 3 और 4 को सोल्व करोगे आप, जब ऐड करोगे कैंसिल हो गया, आपके पास a1 की वैल्यू आ गई k/3। a1 की वैल्यू चाहे तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करो चाहे 4 में, वहां से b1 की वैल्यू आ गई। अब a1 की वैल्यू है, b1 की वैल्यू है, c1 की वैल्यू है, लेकिन ये k की फॉर्म में है। के मैंने पहले बोला था इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, के की डिफरेंट वैल्यू पुट कर दे रहे हो, a1 b1 c1 की डिफरेंट वैल्यू मिलती रहेगी। कोई भी एक वैल्यू आप यूज करके ना आंसर लिख सको। आप के की वैल्यू मैंने बताया था आप 1 यूज करके भी आंसर लिख सको, लेकिन 1 यूज करोगे तो फ्रैक्शन में आ जाएंगे क्रम। फ्रैक्शन से बचने के लिए आपने क्या कर दिया, 2 और 3 का मल्टीपल, 2 और 3 का मल्टीपल यानी कि 6 के मल्टीपल की फॉर्म में k की वैल्यू मान लियो ताकि फ्रैक्शन से आप बच सको। तो अपन क्या करें, k की वैल्यू मान ली 6, k की वैल्यू जैसे ही 6 मान लोगे a1 b1 c1 की वैल्यू है, डिफरेंट वैल्यू जब k की यूज करोगे डिफरेंट आपके आंसर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो ये था आपके पास 5th क्वेश्चन, जिसमें कि आपने एक नई चीज जो सीखी है कि अगर कभी भी वेरिएबल की संख्या ज्यादा है इक्वेशन की संख्या कम है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कैसे निकालोगे, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू अपनी तरफ से मान के ना, बाकी 2 वेरिएबल्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है k की फॉर्म में। तो ये था आपके पास लास्ट क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज का। इसके साथ आपकी 3D जो एक्सरसाइज है वो होगी कंप्लीट, चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। तो इसमें 3 ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद जो वो k की वैल्यू या p की वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन था जिसमें कि लाइन से एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, वो काफी बेहतरीन क्वेश्चन था। और एक डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन को साइन फाइंड आउट करने, जैसे अभी आपने लिखा था एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशो, या कभी आपको एंगल दे देगा डायरेक्शन को साइन पूछ लेगा आपने, तो ऐसे नॉर्मल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्शन रेशो डायरेक्शन को साइन के ऊपर मिलेगा आपको, जिसमें या तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के डायरेक्शन रेशो डायरेक्शन को साइन पूछ लेगा, या कभी एंगल देगा ना आपका डायरेक्शन को साइन पूछ लेगा। दूसरा k और p की वैल्यू निकालने वाला, और मेन तो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से आपने 3D चैप्टर की तैयारी करनी है। बाकी नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एक 5 नंबर का क्वेश्चन वहां का होगा। तो इसके साथ साथ आपके सारे जो 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन आने हैं वो आप कवर कर लोगे। वो आप क्वेश्चन आप डिस्कस करोगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।